नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जो पूरी एक्सरसाइज शुरू हुई थी बिहार में, उसको लेकर बड़ी खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने हिदायत दी है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कि वो आधार कार्ड, राशन कार्ड और इलेक्शन कार्ड, जो खुद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जारी किया हुआ जो इलेक्शन कार्ड है, वो उसको भी शामिल करे उन डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट में, जो 11 डॉक्यूमेंट जिनको बताया गया था कि आपको अपनी सिटीजनशिप साबित करनी है। लेकिन क्या ये तीनों डॉक्यूमेंट्स काफी होंगे सिटीजनशिप साबित? ही महत्वपूर्ण बात है कि इसको पूरे तरीके से देखना कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने फिलहाल जो ये पूरी एक्सरसाइज थी इसके ऊपर रोक नहीं लगाई है। यानी कि जो रिवीजन, यानी जिसको सर कहा जा रहा था, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की जो पूरी एक्सरसाइज थी, उस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने रोक नहीं लगाई है। तो इसके क्या मायने हैं, इसको किस तरह से देखा जाए, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं। हमारे साथ जगदीप छोकर जी मौजूद हैं, एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स चलाते हैं और एक वन ऑफ द पिटिशनर्स हैं सुप्रीम कोर्ट में। जगदीप जी, इससे पहले कि मैं दर्शकों को और ज्यादा जानकारी दूं, आप मुझे ये बताइए कि क्या फिलहाल सुप्रीम कोर्ट की आज की जो हियरिंग थी, आप उससे संतुष्ट हैं? क्योंकि इसको इस तरह भी लिया जा सकता है कि जिस मुद्दे के लिए आप गए थे कोर्ट में कि इस पे रोक लगाई जाए, कोर्ट ने तो रोक नहीं लगाई है। देखिए, आज जो कोर्ट में हुआ वो जब तक वो आर्गुमेंट चल रही थी तो लग रहा था बड़ा अच्छा चल रहा है, लेकिन जब आज आखिर में ऑर्डर कोर्ट ने डिक्टेट करवाया तो उस ऑर्डर से पूरी संतुष्टि तो नहीं है। लेकिन ये भी है कि इलेक्शन कमीशन ने जो कहा था उसमें कुछ बदलाव होने की उम्मीद है और फिर 28 या 29 तारीख को फिर से इसकी हियरिंग होने की उम्मीद है। तो रास्ता जो हम चाहते थे वो नहीं हुआ, लेकिन कुछ रास्ता खुला है। अब उसके बारे में आगे देखा जाएगा क्या होता है। रास्ता खुला है, आगे देखा जाएगा। मैं जिस डिस्कशंस का जिक्र कर रही हूँ फिलहाल, ये समझना बहुत जरूरी है कि जब अगर सुप्रीम कोर्ट मान लेते हैं, जो उन्होंने कहा है कि कंसिडर करना चाहिए अंग्रेजी में, यानी इस पर विचार करना चाहिए कि आप इसमें इलेक्शन कार्ड, राशन कार्ड और इसके अलावा आधार कार्ड, इसको लेकर आप शामिल करें इनको, इसको कितनी मजबूती आप मानते हैं? कंसिडर करना, अगर इसको हिंदी में हम ट्रांसलेट करें तो इस पर गौर फरमाइए या इसको शामिल करने की कोशिश कीजिए। इसको एक निर्देश के तौर पे देखते हैं आप, हिदायत के तौर पे देखते हैं, या सिर्फ एक मशवरे के तौर पर देखते हैं? देखिए, ना तो ये हिदायत है और ना मशवरा है। सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने ये क्लियरली कहा कि हम चाहते हैं आप ये करें, लेकिन हम ये ऑर्डर नहीं करेंगे आपको। सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन का एक बड़ा खास रिश्ता है। वो सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन को काफ़ी इज्जत से डील करता है, क्योंकि वो उनका यह मानना है, और है भी किसी हद तक ठीक, कि इलेक्शन कमीशन भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है और सुप्रीम कोर्ट भी कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है। तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी का दूसरे कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी को आदेश देना थोड़ा सा नाजुक हो जाता है। हालांकि दिया जाता है, सुप्रीम कोर्ट तो भारत सरकार को भी आदेश देती है जब वो उनको कहती है कि कोई उनकी स्कीम अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, जैसे उन्होंने इलेक्ट्रल बॉन्ड में किया। लेकिन चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट हिदायत या ऑर्डर देने में थोड़ा सा झिझकती है, और वो ये कहती है, वो सुप्रीम कोर्ट के जो वो सॉरी इलेक्शन कमीशन के जो वकील थे राकेश द्विवेदी, वो ये कहते रहे कि ये लिख दीजिए कि ये हमारी डिस्क्रिप्शन पे है कि हम इनको इस्तेमाल करें या ना करें। लेकिन बेंच ये कहता रहा कि हमने जो लिख दिया वो ठीक है, आपको कंसिडर करना है। तो द्विवेदी जी ने फिर कहा कि आप लिख दीजिए डिस्क्रिप्शन, वरना तो फिर हमें कुछ इसमें करने को रहेगा ही नहीं। तो बेंच ने नहीं माना। तो बेंच ने अपनी इच्छा वर्बली, मौखिक तौर पे तो बिल्कुल साफ कर दी है, लेकिन उसको लिखने से वो थोड़ा सा अपना हाथ पीछे खींच गए। अब उसका इलेक्शन कमीशन पे क्या असर होता है क्या नहीं होता, ये देखने की बात है। ये भी मैं समझता हूँ ये इम्पॉसिबल नहीं है कि इलेक्शन कमीशन कह दे कि हमने कंसिडर कर दिया और हमने ये डिसाइड किया नहीं करेंगे। अगर वो इलेक्शन कमीशन ने किया तो मुझे लगता है मामला थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा अगली हियरिंग में। तो देखते हैं हमारे अभी। दर्शक
हमारे दर्शक जो इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं उनको बता दें कि ये बहुत बड़ी खबर आ रही है जिसको लेकर जुलाई के महीने से द वायर एक ऐसा संस्थान है जो आपको ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट स्टोरीज, जो भी संभव माध्यम हो सकता है उसके जरिए आम जनता को, नागरिक को समझाने का काम, उसको जागरूक करने का काम कर रहा है आम जनता को। इसके अलावा बिहार से हम आप तक तमाम तरह की जो ग्राउंड रिपोर्ट्स हैं वो लाते रहे हैं। कोई ऐसा एक्सपर्ट शायद भारत में नहीं बचा होगा जो इलेक्शन के मुद्दे पर कुछ जानता है और वायर पर आपने उसको नहीं देखा, क्योंकि इतना बुनियादी मुद्दा है। और जगदीप चौकट जैसे जो लोग हैं उनके हम एहसानमंद हैं कि वो कि पिछले लगातार 50-60 सालों से जिस तरह से ये एक्सरसाइज, इस पूरी मैं कहूंगी सामाजिक सेवा में लगे हुए हैं। उनके लिए भी खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल ये नहीं कह सकते कि एक तरफ की जीत है या दूसरी तरफ की हार है। इसमें एडीआर एक बड़ी जो के नाम से तो ये चलाया गया, एसआईआर के नाम से ये जो पूरा एक्सरसाइज इलेक्शन कमीशन के जरिए चलाई गई थी, उसको हम ये पूरे तरीके से देख रहे थे कि इसको लेकर बिहार में हम देख रहे थे कि वहां जो आम नागरिक हैं, जो गरीब नागरिक है, और मैं याद दिलाना चाहती हूँ यहाँ पर कपिल सिब्बल ने जिस बात का जिक्र किया, जयदीप जी आपको भी मिलाना चाहती हूँ और इस बात पर चर्चा करना चाहती हूँ कि किस तरह से कपिल सिब्बल ने आंकड़ा ये दिया कोर्ट में कि 1 करोड़ लोग बिहार के ऐसे हैं, 1 करोड़ लोग जो राज्य से बाहर काम करते हैं। क्या ये उम्मीद कर रहा है इलेक्शन कमीशन कि वो वापस आके जो फॉर्म है उनको भरेंगे, जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो जारी करेंगे? आप मुझे बताइए कि क्या इन लोगों के लिए और क्या विकल्प हो सकता है? अब मान लेते हैं अगर यही स्थिति बनी रहती है, यही सूरत हाल बनी रहती है अगली हियरिंग तक भी, और 26 जुलाई तो लास्ट डेट है, 26 जुलाई तक तो सारा फॉर्म जमा करना है, उसके अलावा डॉक्यूमेंट्स बाद में भर सकते हैं। इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि हमने 50% से ज्यादा, शायद 56% का उन्होंने जिक्र किया कि इतने हम डॉक्यूमेंट्स हम ले चुके हैं, इतने फॉर्म भरवा चुके हैं। तो ये तो एक बड़ी कामयाबी हो गई इलेक्शन कमीशन के लिए कि लोग बड़ी खुशी से फॉर्म भर रहे हैं। देखिए, कामयाबी हो गई कि नहीं होगी ये तो वक्त बताएगा। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है, ये बात आज कोर्ट में हुई नहीं कि बिहार के जो चीफ इलेक्शन ऑफिसर, बिहार के चीफ इलेक्शन ऑफिसर हैं, उन्होंने वहाँ के हिंदी के अखबारों में एक विज्ञापन दिया था, पूरे फुल पेज विज्ञापन। उसमें ये कहा गया था कि आप फॉर्म जमा कर दीजिए, उसमें आपको कोई कागज देने की जरूरत नहीं है, आप अपना टेलीफोन नंबर, मोबाइल फोन और आधार कार्ड लिख के साइन करके दे दीजिए और फॉर्म इकट्ठे हो रहे हैं। मुझे बिहार से कई लोगों के फोन आए हैं, कुछ मीडिया वालों के भी आए हैं, वो कह रहे हैं कि साहब ये पटना में तो कुछ और कहा जा रहा है और दिल्ली से कुछ और कहा जा रहा है, लेकिन गाँव में जब हम आके जाके देखते हैं तो वहां तो इनडिस्क्रिमिनेटली फॉर्म इकट्ठे किए जा रहे हैं, चाहे कुछ कागज है कि नहीं, चाहे लोगों के दस्तखत है कि नहीं। और यही चीज एक न्यूज 18 के संवाददाता हैं राजीव रंजन, उन्होंने अपनी रिपोर्ट में 4-5 दिन पहले दिखाई थी। तो मेरे हिसाब से जो मुझे जो शंका है, जो हो रहा है कि इलेक्शन कमीशन फॉर्म इकट्ठे कर रहा है बिना कुछ उसमें देखे कि क्या है, अंधाधुंध फॉर्म इकट्ठे हो रहे हैं। और 25 जुलाई लास्ट डेट है, 26 जुलाई को एक प्रेस विज्ञप्ति आएगी चुनाव आयोग से कि 99.99% फॉर्म इकट्ठे हो गए हैं और 7.99 करोड़ फॉर्म इकट्ठे हो गए हैं। और ये सारी जो हमारा प्रोग्राम था बड़ी सफलतापूर्वक खत्म हुआ, बड़ी सफलतापूर्वक आगे बढ़ रहा है। ये तो हो जाएगा, लेकिन उसके बाद जब ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल आएगा तब पता लगेगा कि उसमें कितने लोग हैं और कितने लोग नहीं हैं। उसको थोड़ा मैं आगे बढ़ाना चाहता हूं कि लेट्स अज्यूम करिए ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल में वो लोग जिनके फॉर्म या तो नहीं हैं, हालांकि आज इलेक्शन कमीशन के वकील ने कई दफा ये कोर्ट में कहा कि नहीं, जिनके फॉर्म नहीं है उनके भी नाम आएंगे। तो या जिनके फॉर्म नहीं है और जिनके फॉर्म के साथ कागज नहीं है वो नाम शायद ना आए। और जब ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल छपेगा तो ये अंदाजा करना कि कितने लोग ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल को देख पाएंगे, वो उसमें जो 1 करोड़ लोग बताए गए थे कि जो पलायन करके बाहर काम कर रहे हैं, बंबई, कलकत्ता, मद्रास, हैदराबाद, बेंगलोर में या पंजाब, हरियाणा में खेत मजदूरी कर रहे हैं, वो लोग ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल को चेक भी नहीं कर पाएंगे।
तो ये जो कहा जा रहा है कि ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल के बाद उसमें हम वो कंप्लेंट्स और ऑब्जेक्शन में सारा कुछ ठीक कर लेंगे और डॉक्यूमेंट ले लेंगे। अरे भाई, जो ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल देखेगा और फिर इलेक्शन कमीशन पे पास जाएगा, उसी के तो रिड्रेसल होगा। जो ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल देख ही नहीं पाएगा उसका रिड्रेसल नहीं होगा। तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल पे जब 1 महीना कुछ लोग करेंगे ऑब्जेक्शन, कुछ लोग इंक्लूड होंगे, लेकिन सारे मेरे हिसाब से नहीं हो पाएंगे। और तब जब फाइनल इलेक्टोरल रोल आएगा तब दिक्कत होगी। और वो फाइनल के आने के बाद भी जो लोग पलायन करके 1 करोड़ काम कर रहे हैं उनको तो वो भी नहीं पता लगेगा। तो वो तो चुनाव वाले दिन अपने गांव में पहुंचेंगे या उससे 1-2 दिन पहले, और जब वो बूथ पे जाएंगे, आप अंदाजा लगाइए, कोई गांव में 500 वोटर हैं रजिस्टर्ड जो पिछले 15, 20, 25 साल से वोट दे रहे हैं, और वहां 500 में से 300 के वोट तो होंगे या 250 के होंगे और 200 के या 250 के नहीं होंगे, तो उस गांव में पोलिंग बूथ पे क्या नजारा होगा। मुझे ये आशंका है, जो कि अभी तक मेरे ख्याल में इलेक्शन कमीशन ने इस पे गौर नहीं किया है। हालांकि मैं पिछले 4-5 दिन से ये हर यूट्यूब चैनल पे कह रहा हूँ जिससे मैं बात करता हूँ कि अगर इस सिस्टम को ठीक नहीं किया गया या बंद नहीं किया गया, उम्मीद थी कि सुप्रीम कोर्ट आज शायद बंद कर देगा, उसने आज वो नहीं किया। अब ये 28 जुलाई तक चलेगा, उसके बाद देखेंगे। अगर इसको बहुत ही अच्छे तरीके से और ज्यादा सुधारा नहीं गया तो चुनाव वाले दिन मेरे ख्याल में बिहार के कई गांवों में दिक्कत होने वाली है, जिसके बारे में कल्पना करना भी मुश्किल है। जी, मैं आपसे ये सवाल पूछ लेती हूँ जगदीप जी, एक बार ये सवाल पूछ लेती हूँ, आप इसे जारी रखिएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जो ऑपोजिशन करने की कोशिश कर रहा था उसको हम किस तरह से देखें, ऑपोजिशन की जीत है या हार? देखिए, मेरा ऑपोजिशन से कोई लेना देना है नहीं। हम ना सत्तारूढ़ दल से कुछ उम्मीद रखते हैं या उनसे रिश्ता रखते हैं, ना हम ऑपोजिशन से कोई रिश्ता रखते हैं या उनसे कोई उम्मीद रखते हैं। मेरे ख्याल में पूरे देश में सारी राजनीतिक दल सत्तारूढ़ दल को मिला के देश का हित नहीं देख रही हैं। अगर वो देश का हित देखती तो उनके काम किसी और तरीके के होते। तो ऑपोजिशन की जीत या हार से मुझे मतलब नहीं है। मुझे मतलब है कि चुनावी पद्धति, जो इलेक्टोरल सिस्टम देश में है, वो ठीक से चलना चाहिए। उसमें सुधार जितना आज हो सकता था उतना नहीं हुआ, लेकिन थोड़ा सा हुआ है और आगे होने के लिए पॉसिबिलिटी यार उम्मीद बाकी है। उम्मीद बंद भी नहीं हुई। तो मैं समझता हूँ ये कुछ बीच वाली बात है, ना जीत है ना हार है। लेकिन ऑपोजिशन के बारे में मुझे नहीं मालूम वो करना क्या चाहते हैं। जी हाँ, दर्शकों को मैं एक बार फिर से बता देती हूँ, आपका सवाल से मैं सहमत हूँ आपके इस जवाब से, लेकिन उसके बावजूद भी जगदीप जी, सोचना तो ये पड़ेगा कि जो इलेक्शन है वो सत्ता पक्ष और विपक्ष यानी पार्टियों के बीच में ही होता है। अब अगर इसमें विपक्ष को इतना कमजोर कर दिया जाए, वायर की ये रिपोर्ट अगर आप देखें स्क्रीन पर, तो ये दर्शकों को मैं चाहूंगी कि पढ़ें इस बात को, इस रिपोर्ट को, जिसमें साफ तौर पे ये पता चलता है कि इस पूरी एक्सरसाइज से खासकर जो विपक्ष का यानी आरजेडी और कांग्रेस पार्टी और लेफ्ट पार्टियों का जो माना जाता है कि ये उनके वोटर्स हैं, उनके ऊपर सीधा आघात है, ये उनके ऊपर सीधा हमला है। ये तो अंग्रेजी में एक शब्द होता है लेवल प्लेइंग फील्ड, या मान लेते हैं हिंदी में कहें तो एक समतल एक जमीन अगर नहीं मिलती है, अगर ये माना जाए कि एक 15 साल का बच्चा और एक 20 साल का आदमी, अगर इन दोनों को साथ में दौड़वाया जाए तो उसमें अगर कमजोर जो है, जिसकी टांगों में उतनी ताकत नहीं है, उसकी उम्र कम है, तो दोनों के बीच दौड़ कैसे समान हो सकती है। तो मैं आपकी बात को से सहमत होते हुए भी असहमत हूं कि इसमें ऑपोजिशन के ऊपर ध्यान देना जरूरी है या नहीं है। मैं समझती हूँ आप राजनेता नहीं है, आप पॉलिटिक्स में नहीं है, आपका ये काम नहीं है, लेकिन जो दर्शक अभी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, मैं उनके लिए बता देना चाहती हूँ इस खबर को कि जो सुप्रीम कोर्ट में ये पूरा मामला गया था बिहार के इलेक्टोरल रोल से जुड़ा हुआ, जिसमें कहा था
कहा गया था कि आपको अपनी नागरिकता साबित करनी होगी। 3 वजह दी थी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कि भाई देखिए हम 22 साल से हमने इस एक्सरसाइज को किया नहीं है और 22 साल बाद हम इस एक्सरसाइज को कर रहे हैं। इन 22 सालों में शहरीकरण हुआ है, लोग बाहर गए हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो पहली बार वोट दे रहे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो कि जिनकी मौत हो चुकी है और ऐसे भी लोग हैं जिनकी मौत के बारे में सरकारी रिकॉर्ड्स में दर्ज नहीं है। और उसमें एक और बात कही गई थी जिसपे ऑपोजिशन के कान खड़े हुए, वो बात थी जो बीजेपी का एक तरह का राजनीतिक एजेंडा हमेशा से रहा है कि जो मुस्लिम धर्म के मानने वाले लोग हैं, जो मुस्लिम मतदाता हैं, या उनमें जो जिस तरह से खासकर जो बांग्ला स्पीकिंग लोग हैं, उनको एक तरह का घुसपैठिया कह के, एक गैर कानूनी सिटीजन कह के उनको और निकाला जाना, उनके ऊपर एक सस्पेंस और संदेह की स्थिति लगातार बनाए रखना। महुआ मोइत्रा का वो इंटरव्यू आप जरूर देखिए द वायर पर, मैंने कल ही शाम ये इंटरव्यू उनका किया है जिसमें वो साफ तौर पे ये कह रही है कि मुस्लिम विरोध का जो एजेंडा है बीजेपी का, उसी को एक तरह से आगे बढ़ाने का काम इलेक्शन कमीशन कर रहा है, उन शब्दों का जो इस्तेमाल कर रहा है। तो न सिर्फ कि इस पूरी एक्सरसाइज पे क्वेश्चन मार्क था, जो सवाल था वो इसकी टाइमिंग पे भी था कि क्या 8 करोड़ लोगों के घर जा जाके, अगर ये भी मान ले कि इन लोगों को इलेक्शन कमीशन नहीं पहुंचना है, इलेक्शन कमीशन इन लोगों के घर पहुंचेगा जो अधिकारी हैं, तब भी अगर हम ये मान ले तो क्या ये संभव है? ये बात साफ तौर पर यहाँ पर साबित हो रही है। अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल ये कह दिया है कि बिहार का जो इलेक्टोरल रोल रिवीजन है उसको वो उसको रद्द तो नहीं कर रहा है। वो एक, अगर एक लाइन में मैं आपको बताऊं कि आज की हियरिंग में क्या हुआ, उसको रद्द तो नहीं किया है, लेकिन ये जरूर कहा है कि आप इसमें राशन कार्ड, इलेक्शन कार्ड और साथ साथ आधार कार्ड, इनको शामिल करने की कोशिश कीजिए, कंसिडर कीजिए, इस पर विचार कीजिए। और जगदीप जी कह रहे हैं कि ये 2 संवैधानिक संस्थाएं हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, तो जाहिर है इसमें कोई फटकार तो नहीं लगा सकते थे, लेकिन क्या निर्देश दे सकते थे? उन्होंने अब ये भी कहा कि भाई देखिए सरकार तक को निर्देश देता है सुप्रीम कोर्ट, तो क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को नहीं दे सकता? इसमें जो एक सेंटेंस अंग्रेजी में कहा गया कोर्ट के जरिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कैन कंटिन्यू विद द एक्सरसाइज, इस प्रक्रिया के साथ आगे बढ़ सकता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। जगदीप जी आपको वापस लाना चाहती हूँ, मुझे ये बताइए कि 28 जुलाई तक जवाब देना है इलेक्शन कमीशन को। अब जो एक्सरसाइज है उसकी आखिरी तारीख 26 जुलाई है, तो मुझे ये बताइए कि अगर आप इलेक्शन कमिश्नर होते तो आप इस जो ये आज की हियरिंग है उसके बाद जो बात कही गई है उसको आप कैसे पढ़ते? आपकी नजर में ये क्या है? ये आपके लिए जीत हार है, कोई निर्देश है, कोई सलाह है? आप कैसे पढ़ रहे होते इसको? देखिए, पहली बात तो मैं इलेक्शन कमिश्नर नहीं होता। दूसरी बात, अगर मैं इलेक्शन कमिश्नर होता तो यह कार्यक्रम नहीं होता। तीसरी बात, ये इलेक्शन कमीशन को ये देखना मेरे ख्याल में चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट में, मुझे इसमें कोई शक्का नहीं है ये कहने में कि इलेक्शन कमिश्नर भी तीनों आज की कोर्ट की हेयरिंग को अपने दफ्तर में बैठ के देख रहे होंगे। उन्हें सुप्रीम कोर्ट की जो इच्छा है, मंशा है, उसकी इज्जत करनी चाहिए और मेरे ख्याल में उनको ये तीनों चीजें जोड़ देनी चाहिए। दूसरी बात मैं आपके लिए ये कहना चाहता हूं कि ऑपोजिशन पार्टियां जो हैं उनके लिए रास्ता बंद नहीं हुआ है। ऑपोजिशन पार्टी के पास एक और रास्ता है। वो राजनीतिक दल हैं या राजनीतिक दल कहते हैं अपने आप को, तो उनको राजनीतिक एक्टिविटी सड़कों पे करनी चाहिए, जैसी शायद उन्होंने कल करने की कोशिश की थी। उनको राजनीतिक दलों का काम यही है कि वो जनता को मोबिलाइज करें, जनता की ओपिनियन को फॉर्म करें, उसको इन्फ्लुएंस करें। वो अभी भी वो काम कर सकते हैं, उनको किसी ने मना नहीं किया। और आपने महुआ मोइत्रा के इंटरव्यू की बात की, मैंने आपके साथ उनका इंटरव्यू तो नहीं देखा, लेकिन मैंने किसी और चैनल पे देखा था। वो कह रही थी कि ये सिविल डिसोबीडियंस होना चाहिए। तो भाई, अगर राजनीतिक दल सिविल डिसोबीडियंस करना चाहें तो उनको कौन रोक सकता है? लेकिन मुझे जिस वजह से मैं ये कह रहा था कि मैं राजनीतिक दलों से, सत्तारूढ़ दल को मिला के किसी से कोई उम्मीद नहीं करता, क्योंकि मैं देखता हूं वो हर एक काम को हाफ हार्टेडली करते हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड में भी यही हुआ, वो दिखाने के लिए उसकी विरोध करते हैं, लेकिन असल में लोग इलेक्टोरल बॉन्ड से पैसे लेते रहे।
तो ये सांकेतिक विरोध एक बात है, और असली विरोध सड़कों पे जहां असली राजनीतिक एक्टिविटी होनी चाहिए वहां राजनीतिक दल क्या कर रहे हैं, वो सबसे जरूरी बात है। और वो लेकिन रास्ता ऑपोजिशन के लिए अभी भी जगदीप जी, खुला है। आपने तो देखा जो चक्का जाम किया गया, हजारों लोग सड़क पर आए और हजारों लोगों ने साथ दिया। तमाम जो अपोजिशन की पार्टियां हैं, राहुल गांधी भी यहाँ से पहुंचे, तेजस्वी यादव थे, लेफ्ट पार्टियों के नेता थे, हजारों लोग 20 शहरों में कम से कम इस पूरी जो मुहिम थी इसको अंजाम दिया गया। थोड़ी सी तो तारीफ कर दीजिए नेताओं की, चाहे अपोजिशन के ही सही। मुझे तारीफ करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक दिन से नहीं होता है। वन swallow does not a summer make। एक दिन आपने चक्का जाम किया, लेकिन उनको हर रोज कुछ ना कुछ हर बड़े शहर में करना चाहिए और जनता को जागरूक करना चाहिए कि जनता इसका विरोध करे। और ये जो मैंने तो जो देखा है, आज मुझे किसी और एक रिपोर्टर का फोन आया था, वो कह रही थी कि मैं गांव में जाके देखती हूँ तो बीएलओ भी कह रहे हैं कि आप बस फॉर्म दे दीजिए, दस्तखत भी मत कीजिए। इस चीजों को मीडिया मुझे दिखा रहा है, मैं मीडिया में देख रहा हूँ। राजनीतिक दलों को ग्राउंड से बताना चाहिए जाके। वो सिर्फ अपनी डेमोन्स्ट्रेशन, कल उन्होंने किया, बड़ा अच्छा किया, मुझे कोई दिक्कत नहीं है ये कहने में कि कल ऑपोजिशन ने किया, अच्छा किया, लेकिन एक दिन करने से नहीं होता है। वो तो फिर एक बात खत्म हो गई। काम तो वो एक अल्लामा इकबाल के शेर में एक मिसरा है, कार्य जहां दराज है। इलेक्शन कमीशन का कार्य जहां दराज है, उसको तो कोई रोक नहीं हुई, उनको वहां रोक डालनी चाहिए। पॉलिटिकल पार्टियों को, अपोजिशन पार्टियों को थोड़ा सा जोश दिखाना पड़ेगा। एक दिन के जोश से काम नहीं चलता, ये मेरा कहना है। चलिए, आप कह रहे हैं कि आप इलेक्शन कमिश्नर होते ही नहीं। दूसरी बात है, अगर होते तो ये आप इंटेंसिव जो ये सर की एक्सरसाइज है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, वो आप करने ही नहीं देते। चलिए, आप इलेक्शन कमिश्नर नहीं है, आप राहुल गांधी हैं, आप तेजस्वी यादव हैं। मुझे आज नहीं से नहीं नहीं बताइए नहीं, कि आज ये नहीं, मैं आज की तारीख, आज 10 जुलाई है, मैं कह रही हूँ आज हाँ, 10 जुलाई है, आप बिहार में विपक्ष के नेता हैं। आप ये बताइए, आज से लेकर और 26 जुलाई तक क्या करना चाहिए तेजस्वी यादव को, और साथ में राहुल गांधी को भी साथ ले लीजिए। इसके अलावा ये भी मुझे बताइए कि अगर आप ऑपोजिशन में होते तो आप चुनाव की तैयारी कर रहे होते या इलेक्शन कमीशन के इस पूरे पचड़े में पड़े होते? इस वक्त इस पचड़े में पड़ना चुनाव की तैयारी करने से ज्यादा जरूरी है। क्योंकि अगर आप चुनाव की तैयारी करते रहिए, अगर आपके 20% मतदाता का नाम ही कट जाएगा तो आप चुनाव में क्या करेंगे? इस वक्त ये जरूरी है। और राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को मैं सलाह देने वाला कौन होता हूं, लेकिन उनको अपने कार्यकर्ताओं को कहना चाहिए कि वो रोज हर सड़क पे और हर शहर में और हर जिले में जो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर है उसके दफ्तर के सामने जाके 100-500 लोग खड़े हो और शोर मचाएं। मीडिया, जो ये कहा जाता है कि मेन स्ट्रीम मीडिया इसको कवर नहीं कर रहा है, वो इसलिए भी होता है, मुझे मेन स्ट्रीम मीडिया से भी कोई सहानुभूति या लगाव नहीं है, लेकिन वो इसलिए होता है कि कोई ऐसा काम ही नहीं हो रहा। बीएलओ से जाके राजीव रंजन बात कर सकते हैं, लेकिन बीएलओ को जाके कोई ऑपोजिशन वाला कोई कुछ नहीं कहता कि आप ये क्या कर रहे हैं, और जनता को नहीं कहता कि ये आपको बुद्धू बनाया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि आपको कागज दिखाने पड़ेंगे, बिहार का सीईओ कह रहा है आपको कागज नहीं दिखाने पड़ेंगे। तो जनता में जो कंफ्यूजन है, उस कंफ्यूजन के बारे में जनता को बताना किसका काम है? मीडिया का काम है, मेरा काम है, या राजनीतिक दलों का काम है? बिल्कुल सही फरमाया आपने इस बात को। जी हाँ, बिल्कुल सही फरमाया आपने इस बात को। और आपकी जो ये तनकीद है, जो आलोचना कर रहे हैं, मैं आपकी इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि ऐसा लगता है कि पार्ट टाइम पॉलिटिक्स हो रही है, वो भी ऐसे दौर में जबकि तमाम तरह की जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनको अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रही है बीजेपी। महुआ मोइत्रा ने जब मुझसे इंटरव्यू दिया, उसमें सीधे तौर पे उन्होंने ये बात कही। उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि इलेक्शन कमीशन और भाजपा के मुख्यालय में कोई फर्क नहीं है। उन्होंने यहाँ तक कहा कि दफ्तर बदलकर इलेक्शन कमीशन को भाजपा के मुख्यालय में पहुंचाना चाहिए। यहाँ तक बिल्कुल खुले तौर पर जितना बेबाक तरीके से वो बोलती हैं, उतने ही बेबाक तरीके से
बिना शब्दों को चबाए हुए उन्होंने ये कहा। और ये बात राहुल गांधी भी लगातार भरे मंच से इस बात को कह रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जगदीप जी जो बात कह रहे हैं कि क्या इसको हर रोज आम जनता के पास पहुंचाना है, और ये जरूरी नहीं है कि उस वक्त टीवी कैमरे आपको फॉलो कर रहे हैं। मुझे ये बताइए कि ये जो आलोचना बार बार होती है कि भाई देखिए, मुख्य धारा का जो इतना प्रभावशाली और इतना ताकतवर ये मीडिया है, जब दिखाता ही नहीं है ऑपोजिशन को, तो कैसे ऑपोजिशन अपना काम करे। आप मुझे ये भी बताइए साथ साथ कि भाई भाजपा, ये कहा जाता है कि दुनिया की सबसे अमीर पार्टी है। अभी ऑपोजिशन के पास, वो ऑपोजिशन जो काफी सत्ता से बाहर है बहुत दिनों से, चलिए बिहार में ना सही तो कम से कम केंद्र में तो 10 साल से ज्यादा इस बात को गुजर चुके हैं, उनके पास तो रिसोर्सेज की भी कमी है, उन्हें मीडिया भी नहीं दिखा रहा है, संवैधानिक संस्थाएं जो हैं उनके लिए फेवरेबल नहीं है बिल्कुल, मतलब उनके लिए निष्पक्ष भी नहीं है। ऐसे में ऑपोजिशन जब एक संवैधानिक संस्था बाकायदा सत्ता पक्ष के साथ खड़ी नजर आ रही है, तो उसमें वो क्या कर सकता है? क्या आम जन तक पहुंचे अपनी बात, टीवी के कैमरे रिकॉर्ड ना कर रहे हो तब भी परवाह ना करे? देखिए, राजनीतिक दलों के पास संसाधन नहीं है, पैसे नहीं है, मैं मानता हूं, लेकिन उनके पास कार्यकर्ता नहीं है। सबसे बड़ी दिक्कत तो यह है कि उनके पास विश्वसनीय कार्यकर्ता भी नहीं है। उन्होंने लोगों को अपने साथ ऐसे, किसी भी गांव में, किसी भी कस्बे में, किसी भी शहर में अगर ऑपोजिशन पार्टियों के कोई कार्यकर्ता नहीं है, फिर तो कोई बात करने की जरूरत ही नहीं है। उनको ये बाकी संसाधन मीडिया की और पैसे की और ये सब फिक्र करने से पहले उनको अपने कार्यकर्ता खड़े करने चाहिए। सर, गांवों में, शहरों में कार्यकर्ता नहीं है, तो इसीलिए ये सब दिक्कत है। अगर कार्यकर्ता हो और वो जमीन पे अपना काम करे तो अपना काम अपने आप दिखेगा। लेकिन वो दिक्कत है, कार्यकर्ता भी, अब वो एक दूसरी बात है जो कि सही बात है, कार्यकर्ता भी आजकल पैसे लेके काम करते हैं, लेकिन कुछ लोग आइडियोलॉजिकली कमिटेड तो होने चाहिए। अगर आपके पास आइडियोलॉजी कमिटेड लोग ही नहीं है तो आप क्या राजनीतिक दल चाहे, फिर तो आप कॉर्पोरेट कंपनी चला रहे हैं। आप पैसे दीजिए, काम करवाइए। जगदीश जी, मैं आपको वापस ले जाना चाहती हूँ। मैं इस पे जो आप एक सिनेरियो बता रहे थे, आपकी बात अधूरी रह गई कि मान लेते हैं ये चुनाव का दिन है और जो सूरत हाल है वो इसी तरह बनी हुई है। मुझे बताइए कि एक बिहार के किसी गांव में एक बूथ पर किस तरह की तस्वीर उभर सकती है? यही मैं आपको बता रहा था कि गांव में पोलिंग बूथ है, उसमें 8-10 लोग चुनाव आयोग के हैं और 8-10 पुलिस वाले उनको सुरक्षा देने के लिए हैं, और वहाँ 500 वोटर हैं जो पिछले 10-20 साल से वोट देते आए हैं। उनमें कुछ नए हैं, ज्यादातर पुराने हैं। उनमें से 200 या 250 को पता लगे कि आपके वोट है नहीं, तो वहाँ क्या होगा? अगर जो आम अनुभव है कि अगर 2, 4, 10, 15 लोगों के वोट नहीं होते तो वो अपने गुस्से को पी लेते हैं और गुस्से होके और परेशान होके चले जाते हैं, जरा थोड़ा सा 1-2 लोगों को अपना गुस्सा जाहिर करते हैं। लेकिन अगर 200-250 लोगों को ये होगा तो वहां की जो सिचुएशन है वो हाथ से निकल सकती है, और उसकी कल्पना करना मेरे लिए बहुत मुश्किल और डरावना है। और अगर ये हाल एक गांव में या 2 गांव में हो या 3 गांव में हो तो उसको दबा लिया जाएगा, जैसे महाराष्ट्र में बाकरवाड़ी गांव में गांव वाले अपने आप चुनाव खुद करवाने वाले थे और उसको मना करवा दिया था। लेकिन अगर ये माहौल 100 गांवों में पैदा हो गया तो बड़ा मुश्किल सामाजिक अनरेस्ट होने का खतरा है, क्योंकि भारत के जो लोग हैं, चाहे वो कितने ही वंचित हों, उनको अपने मताधिकार की पूरी जानकारी है। आप उनको अपना मताधिकार करने से रोक नहीं सकते। और ये जो 1 करोड़ तो फिगर आज कपिल सिब्बल ने बताई सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन ये असली फिगर किसी को पता नहीं है। ये 20% से 50% की कहीं भी हो सकती है, और वो लोग ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल नहीं देख पाएंगे, मेरा ये पक्का यकीन है। वो फाइनल इलेक्टोरल रोल भी नहीं देख पाएंगे, क्योंकि वो अपने काम में लगे हैं, मजदूरी कर रहे हैं। और जब वो चुनाव से 1-2 दिन पहले घर आएंगे और जब उनको चुनाव वाले दिन ये पता लगेगा कि उनका वोट नहीं है, मुझे लगता है ये मामला ठीक दिशा में नहीं जा रहा।
और अगर इसके बारे में सीरियसली चुनाव आयोग ने नहीं सोचा या और लोगों ने नहीं सोचा तो मैं समझता हूं देश में स्थिति बहुत खराब होने का मुझे अंदेशा है और ये सोच के मुझे बहुत कष्ट होता है। एक तरफ ये गर्व की बात है जो आप कह रहे हैं कि भारत ने 75 साल में कम से कम एक ऐसा इलेक्टोरेट, एक ऐसा मतदाता पैदा कर दिया है जो कम से कम अपने वोट के अधिकार को लेकर पूरी तरह से जागरूक है। और खासकर ये कहना कि ये सिर्फ दिल्ली की बात नहीं है, मुंबई की बात नहीं है, कोलकाता की बात नहीं है, ये बात कर रहे हैं हम बिहार के दूर दराज के इलाकों की, जहां तक हो सकता है सड़क ना पहुंची हो, बिजली ना पहुंची हो, शिक्षा का प्रॉपर इंतजाम ना हो, वहां भी लोग जानते हैं कि उनका अधिकार है कि वो मतदान करें। और ऐसे में ऐसा व्यक्ति अगर उसको मतदान का अधिकार नहीं मिलता है, उसे इससे वंचित किया जाता है, तो एक सोशल अनरेस्ट या एक सामाजिक अस्थिरता की स्थिति पैदा हो सकती है, इसकी आपको आशंका है। और जाहिर है इसमें हैरानी भी नहीं होगी कि मान लेते हैं कि अगर गांव में एक साथ एक बूथ पर 100 लोग गए और उनमें से 50 को हटा दिया गया कि आपके पास दस्तावेज नहीं है, आप नागरिक नहीं हैं, तो किस तरह की स्थिति पैदा होगी। इसके अलावा सवाल ये भी उठा था कि उन लोगों का क्या होगा जो लोग इस फहरिस्त से बाहर पाए जाएंगे। मान लेते हैं वोट नहीं दे पाए, उसके बाद किया क्या जाएगा उन लोगों का। सुप्रीम कोर्ट में तो ये भी मामला उठा। ये तो मुझसे एक वो मेरे ख्याल में करण थापर या कोई मुझे इंटरव्यू कर रहे थे, उन्होंने कहा कि अगर वो नागरिक नहीं है तो क्या वो विदेशी हैं, क्या उनको डिपोर्ट किया जाएगा। मैंने कहा ये मैं क्या बताऊं आपको। अगर ये होगा कि कानून अपना रास्ता लेगा और चुनाव आयोग जो सरकारी महकमे हैं जिनका ये काम है उनको बताएगा कि ये लोग भारत के नागरिक नहीं हैं, तो फिर ये स्वाभाविक है, ये आगे हो सकता है। जी हाँ, आप ये कह रहे हैं कि स्वाभाविक है, ये भी नतीजा हो सकता है। अपने आप में वाकई काफी आशंकित कर देने वाली, हैरान कर देने वाली बात है। और इसीलिए जो आम मतदाता है बिहार का, उसमें खौफ का माहौल है। आप अजय कुमार की रिपोर्ट्स देख रहे थे, जो बिहार के गांव से वो रिपोर्ट्स भेज रहे हैं, और साफ तौर पे इससे पता चलता है कि जब खासकर पॉलिटिकल पार्टियां और उनके नुमाइंदे दोनों तरफ से अगर जनता के बीच मौजूद नहीं है और उनका विश्वास बहाल करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, कोर्ट से भी अभी कोई राहत इसे तो नहीं कह सकते कि मिली है। 28 जुलाई को क्या होगा ये हमें पता नहीं, लेकिन फिलहाल कम से कम सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह के सजेशन, एक तरह के मैं कहूंगी हिदायत भी कह सकते हैं इसको, उसके साथ छोड़ दिया है। फिलहाल हम देख लेते हैं कि राहुल गांधी ने इस मुद्दे को जो उठाया था, तेजस्वी यादव ने, दोनों ने इस मुद्दे को उठाया। आइए उनको सुन लेते हैं कि राहुल गांधी ने किस तरह से अपनी बात आम जनता के सामने रखी थी। आप जानते हो मैं बिना बात को समझे, बिना गहराई में जाकर मैं नहीं बोलता हूं। मैं हिंदुस्तान की जनता को और बिहार की जनता को कह रहा हूं कि महाराष्ट्र का चुनाव चोरी किया गया था, और जैसे महाराष्ट्र का चुनाव चोरी किया गया था वैसे ही बिहार का चुनाव चोरी करने की कोशिश की जा रही है। उन्हें पता लग गया कि हमने महाराष्ट्र मॉडल समझ लिया है, इसीलिए वो हम नया बिहार मॉडल लाए हैं। और मैं आपको साफ बताना चाहता हूं कि ये गरीबों का वोट छीनने का तरीका है ये। और मगर ये इन लोगों को मालूम नहीं है कि ये बिहार है, ये बात समझे नहीं है, ये बिहार है और बिहार की जनता ये कभी नहीं होने देगी। ये बीजेपी के नॉमिनेटेड इलेक्शन कमिश्नर हैं, ये देश की सच्चाई है। और मैं बिहार के युवा से कहना चाहता हूं, ये सिर्फ आपसे वोट चोरी नहीं हो रहा है, ये आपका भविष्य चोरी हो रहा है। ये चोरी नहीं होने देनी, और आपको बिहार के युवा को ये चोरी नहीं होने देनी है। और पूरा इंडिया गठबंधन आपके साथ खड़ा है और हम ये चोरी कभी नहीं होने देंगे। यहां से क्लियर मैसेज देना चाहता हूं, आपको जो करना है करिए, मगर बाद में कानून आप पर लागू होगा। भूलिए मत, आप कितने भी बड़े हो, कहीं भी बैठे हो, कानून आपको नहीं छोड़ेगा। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि कानून आपको नहीं छोड़ेगा।
संविधान की किताब हाथ में लेकर राहुल गांधी कह रहे हैं कि वोट की चोरी हम नहीं होने देंगे, आपको कानून माफ नहीं करेगा। तमाम जनता के बीच पहुंच तो रहा है विपक्ष अपनी सीमितताओं, नियमितताओं और उसकी जो तमाम तरह की लिमिटेशंस हैं उन सब के जरिए, जिसमें नियत और जो जो जिस तरह के हार्ड वर्क की हम बात कर रहे हैं कि मेहनत कर पा रहा है उतना या नहीं, कार्यकर्ता कितना कर पा रहे हैं या नहीं। लेकिन इतना जरूर साफ है कि अब जो जुलाई तक इंतजार करना पड़ेगा, 28 जुलाई तक, उस सब के बीच लगातार इस पर द वायर नजर बना के रखेगा कि इस खबर में जो भी आगे जो डेवलपमेंट होता है आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। जयदीप चोकर जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपना समय द वायर को देने के लिए, और द वायर के तमाम दर्शकों का शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए।